हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले। आप लोग 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड हो सकता है 8th स्टैंडर्ड से आप सुनते आ रहे हो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो एक्चुअली ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, आज के लेक्चर में आपको सब क्लियर हो जाएगा। रिलेटेड टू मोशन, ये न्यूटन का जो नियम है किस तरीके से काम करता है, ये सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को रेडी हो जाना है लेक्चर को सुनने के लिए, लेक्चर को समझने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन में ये मोशन के जो नियम होते हैं इसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। सबसे पहले बीसी के टाइम पे यानी 320 340 बीसी के अराउंड में, बिफोर क्राइस्ट, एरिस्टोटल आए थे। उन्होंने हम लोगों को मोशंस के कुछ नियम के बारे में बताया। फिर उनके मोशन के नियम को समझने के बाद गैलीलियो अपना नियम लेके आए, और गैलीलियो के नियम के बाद न्यूटन ने अपना नियम लेके आया और हम लोगों को बताया किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो वो किस तरीके से नेचर के कुछ नियम को फॉलो करता है, लॉस को फॉलो करता है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा नियम था वो हम लोगों को एरिस्टोटल ने बताया था, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। तो इनका कहना क्या था, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फैलेसी, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको कंटिन्यूस मोशन में रखना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई करते रहना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आप एक बॉल को रोल करवाते हो, ये एक बॉल है और इस बॉल को आप आगे की तरफ पुश कर देते हो, आगे की तरफ रोल करवाते हो, आपको पता है कि ये बॉल आगे की तरफ जाके थोड़े टाइम बाद रुक जाएगा। तो एरिस्टोटल का कहना था कि अगर ये बॉडी को यानी कि ये ऑब्जेक्ट को अगर आपको कंटिन्यूसली मोशन में रखना है तो आपको इसके ऊपर फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। यानी कि एरिस्टोटल का कहना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेंटेन करके रखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को मेंटेन करके रखने के लिए आपको उसके ऊपर फोर्स लगातार लगाना पड़ेगा। तो ये उनका समझने का तरीका था, ये उनके बताने का तरीका था मोशन के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर मोशन को आपको कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखना है तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगातार लगा के रखना पड़ेगा। तो इनका कहना था, इन ऑर्डर टू कीप ए बॉडी इन कंटिन्यूस मोशन, इन कंटिन्यूस मोशन, अगर बॉडी को कंटिन्यूसली मोशन में लगा रखना है तो ए फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड, हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन इट, ये इनका कहना था। ठीक है, इन्होंने हम लोगों को बताया ये नियम है और हम लोग ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, हम लोग को दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। इसके बाद कुछ समय बाद, कुछ समय मतलब काफ़ी समय के बाद, गैलीलियो है 1600 के आसपास में, और उन्होंने अपने नियम दिया, उन्होंने भी स्टडी किया मोशन को, और मोशन को स्टडी करने के बाद उन्हें भी कुछ पता चला और उन्होंने बताया कि मोशन जो एरिस्टोटल कह रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए कंटिन्यूसली एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यही चीज़ उन्होंने भी बताया, लेकिन इसको कुछ दूसरी तरीके से बताया। उन्होंने क्या बताया, गैलीलियो ने क्या बताया, गैलीलियो ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, मोशन में है, तो वो कुछ समय बाद रुक जाता है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स। ये जो रेजिस्टिव फोर्स होते हैं, ये फोर्स बेसिकली फ्रिक्शन के फोर्स होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से होते हैं। तो जैसे ये बॉल आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये सरफेस के कांटेक्ट में है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में, इसके लिए ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा। और हमें पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक रेजिस्टिव फोर्स होता है, ये मोशन को रेजिस्ट करेगा। गैलीलियो का कहना था कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में चल रहा है तो उस मोशन को वहाँ पे गारंटी है रेजिस्ट करने वाला, अपोज करने वाला कोई फोर्स तो आएगा, और इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, सो दैट आप उसके मोशन को कंटिन्यूसली बना के रख सकते हैं। तो गैलीलियो का भी कहना वही था जो इनका कहना था, बट दोनों ने अलग अलग तरीके से वो चीज़ को बताया। इन्होंने बताया कि अगर मोशन में रखना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, इनका कहना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में चल रहा है तो वो रुक जाएगा थोड़े टाइम बाद बिकॉज ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस विच अपोजेस दैट मोशन, वो फोर्स को टैकल करने के लिए आपको फोर्स लगाना है। इनका कहना था कि मोशन को मेंटेन करके रखने के लिए आपको बाहर से फोर्स लगाना है। इनका कहना था जब ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रेजिस्ट जो फोर्स कर रहे हैं, अपोज जो फोर्स करते हैं, वो फोर्स को टैकल करने के लिए आपको बाहर से फोर्स लगाना है। यानी कि दोनों का कहना एक ही चीज था, बट उन्होंने अलग अलग तरीके से ये बात हम लोग को बताया। तो गैलीलियो का कहना क्या था, गैलीलियो का कहना था द ऑब्जेक्ट in motion
experiences a resistive force, resist यानी अपोज, resistive force ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, राइट। इन ऑर्डर टू टैकल दिस रेजिस्टिव फोर्सेस, टैकल दिस रेजिस्टिव फोर्सेस, ये जो रेजिस्टिव फोर्सेस को अगर मुझे टैकल करना है, दिस रेजिस्टिव फोर्स, एन एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड, बाहर से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एन एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड, एंड दस इसकी वजह से क्या कर सकते हो आप, दस मोशन कैन बी मेंटेन, और इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए मोशन में रह सकता है, इसके मोशन को हम लोग मेंटेन कर सकते थे। तो ये दोनों जन ने अपना अपना तरीका रख दिया, अपने अपने नियम बता दिए कि इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है ये नियम को फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद आए न्यूटन, और उन्होंने यही चीज़ वापस से बताया, लेकिन उन्होंने कुछ और तरीके से बताया, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गहरा डेप्थ में हम लोगों को नॉलेज दे के गए लॉज ऑफ मोशन के, और उन्होंने इस लॉस, ये जो मोशन है, इस मोशन के लिए 3 लॉ फॉर्मुलेट करके गए। उन्होंने बोला जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसको 3 नियम फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग ट्रैफिक में चलते हैं तो हम लोग को ट्रैफिक रूल को फॉलो करना पड़ता है, हालांकि करता कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मोशन में है, नेचर का रूल है मोशन, इसके लिए नेचर को लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, और सबको करना ही पड़ता है। इसके अंदर हम लोग के पास कोई इस तरीके का रूल नहीं कि आप फॉलो नहीं करोगे लॉ को तो चलेगा नहीं, मोशन को ये लॉ को फॉलो करना ही पड़ता है। वो लॉ क्या था, वो चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ। ओके, तो अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब ये न्यूटन का जो लॉ था मोशन का, इस लॉ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला लॉ था जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का पहला लॉ क्या है, न्यूटन का कहना ये था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे नेचर में तो उनके पास 2 तरीके का स्टेट दिखाई देगा, जो हम लोग ने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे हो सकता है, या तो वो स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे दुनिया में या तो रुका हुआ हो सकता है या तो चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना। रुका हुआ होगा चलेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। तो उनका कहना ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ये नियम फॉलो करना पड़ता है कि अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में वो चल रहा है तो वो हमेशा चलना ही पसंद करेगा, वो अपने स्टेट को चेंज होना पसंद नहीं करेगा। अगेन न्यूटन का कहना था कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो वो हमेशा चलना पसंद करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका है हमेशा रुका रहना पसंद करेगा, वो अपने स्टेट को चेंज होने नहीं देगा। अगर बाय चांस अगर आप उसको चेंज कर रहे हो उसके स्टेट को, तो हमेशा वो अपोज करेगा। और ये कितना अपोज कर पा रहा है, इस मेजरमेंट का उन्होंने नाम इनर्शिया दिया। इसके लिए इस लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। तो उनका कहना ये था न्यूटन का कि एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट, एनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि जो लिविंग थिंग नहीं है, एवरी अनएनिमेट ऑब्जेक्ट, अनएनिमेट है, एवरी अनएनिमेट ऑब्जेक्ट remains in state of rest, state of rest or state of motion। ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन रहेगा, जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, वो भी अनबैलेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हमेशा चलते रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। जब आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। लाइक ये पेन है, आपने इसको रख दिया, अभी इसका स्टेट क्या है, रेस्ट है। ये पेन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो ये तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर से बाहर से फोर्स नहीं लगाऊंगा, राइट, तब तक ये रेस्ट पे रहेगा। तो उनका यही कहना था, एवरी अनएनिमेट ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, कब तक, अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल, बाहर से, जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल
and unbalanced force, external and unbalanced force is applied on it, जब तक आप इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमेशा के लिए या तो रेस्ट पे रहेगा अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मोशन में रहेगा यदि आप वो मोशन में है। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिर से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। एवरी अनएनिमेट ऑब्जेक्ट ट्राई टू या कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external unbalanced force is applied on it, जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक आप उसके स्टेट को चेंज नहीं कर पाओगे। अच्छा, जब आप उसके ऊपर बाहर से भी फोर्स लगाओगे, सपोज एक ट्रक है वो चल रहा है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे, कौन सा फोर्स, ब्रेक लगाओगे, तो जब आप उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ब्रेक लगा के, ये चीज को भी वो अपोज करेगा सिस्टम, और जब अपोज करेगा ये कितना अपोज कर पा रहा है उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया, राइट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसको भी समझ लेते हैं इनर्शिया को। सो अगेन दिस इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये इनर्शिया को भी हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इनर्शिया को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल अच्छा सा लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है और यहाँ पे मेरे पास और एक बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये हम लोग बोल देते हैं 50 ग्राम का है, और ये जो बॉक्स है ये 5 kg का है, ओके, 5 kg। अब मुझे ये दोनों को बोला गया है मूव करना, इसको मैं साथ में रख देता हूँ, ये दोनों बॉक्स साथ में रखा गया, ओके, और हम लोगों को बोला गया है ये दोनों बॉक्स को मूव करना है आगे की तरफ, राइट। राइट नाउ अगर आप देखोगे तो ये दोनों बॉक्स स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, स्टेट ऑफ रेस्ट। अब आपको बोला गया इसको मोशन में लेके आओ, तो ये तो रेस्ट पे ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। आपको अगर इसके स्टेट को चेंज करना है, इसको मोशन में लाना है, आपको यहाँ से बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। आप क्या करोगे, बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तो यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे, यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे। अब मुझे बताओगे आप लोग, क्या दोनों फटाक से मोशन में आ जाएंगे? नहीं। आप देखोगे ये वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले फर्स्ट मोशन में ये आएगा और ये सेकेंड आएगा, राइट। ये पहले मोशन में फटाक से आ जाएगा, लेकिन इसको मोशन में आने के लिए टाइम लगेगा, इवन इसके ऊपर एफर्ट्स भी आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, इस पे एफर्ट्स कम डालना पड़ेगा, राइट। तो हम बोलेंगे ये अपने स्टेट को चेंज होने से रोक नहीं पाए, क्योंकि ये तो फटाक से मोशन में आ जाएगा ना। किस में आ जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा। ये मोशन में आएगा क्या, इसको काफ़ी टाइम लगेगा। अभी हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये मोशन में नहीं आएगा। आएगा क्या मोशन में, ये नहीं आएगा, जस्ट ए सेकेंड। ये आएगा क्या मोशन में, नहीं आएगा, फटाक से तो नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब ये अपोज कर पा रहा है अपने चेंज को, ये अपोज नहीं कर पा रहा है, फटाक से चेंज हो गया, मोशन में आ गया। रेस्ट पे था, मोशन में आ गया। ये रेस्ट पे था, काफी टाइम ले रहा है मोशन में आने के लिए, इसके ऊपर ज्यादा मेहनत खर्च करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो हम बोलेंगे कि इसका एक क्वांटिटी है इसके पास जिसको बोला जाता है इनर्शिया, और वो ज्यादा है। तो इनर्शिया का मतलब हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया इनर्शिया का मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है किसी भी चेंज को अपोज करने का। इसको अगर देखेंगे तो ये अपोज कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, ये फटाक से मोशन में नहीं आ रहा है, रेस्ट पे है, मोशन में आने के लिए टाइम ले रहा है, मतलब ज्यादा अपोज कर पा रहा है। ये इसकी एबिलिटी है कि अपने स्टेट ऑफ जो इसका स्टेट है उसको चेंज होने से अपोज कर पा रहा है। यही एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी of an object to oppose the change in its state, to oppose the change in its state, in its state is called as inertia। क्या बोलोगे आप, inertia। the property of an object to oppose the change, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती ताकि वो अपोज कर पाए चेंज को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो अगर ज्यादा अपोज कर पा रहा है तो ज्यादा इनर्शिया होगा, कम अपोज कर पा रहा है तो कम इनर्शिया, राइट। अब देखते हैं, इसके पास तो आपको दिख रहा है कि ज्यादा इनर्शिया, इसके पास जो इनर्शिया वो कैसा है, कम है, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। इसके पास इनर्शिया कम है, इसके पास इनर्शिया ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, तो इनर्शिया इसलिए इसके पास कम है क्योंकि इसका मास कम है, राइट। इसके पास इनर्शिया इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके पास क्या ज्यादा है,
मास ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, इसका मतलब इनर्शिया जो है वो मास की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? मास की वजह से आता है। सो दिस आर सम ऑफ द कंसेप्ट विच आर इंक्लूडेड इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हुआ? अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे जब आप बस में बैठे हो, बस रुका हुआ है, आप भी रुके हैं क्योंकि आप बस में बैठे हो, यानी कि अब आपका जो बॉडी है वो रेस्ट पे रहना पसंद करेगा क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट पे। जब बस स्टार्ट होगा तो बस तो मोशन में आएगा और आप बस के कांटेक्ट में हो, इसके लिए आप भी मोशन में आने वाले हो। तो ये चीज़ को आपका बॉडी अपोज करेगा क्योंकि बॉडी पहले रेस्ट पे था, उसको रेस्ट पे रहना पसंद है, ये इस मोशन को अपोज करेगा। और अपोज कर रहा है, इसके लिए हम लोगों को क्या लगता है? जर्क लगता है। जैसे ही गाड़ी चालू होती है हम लोग को पीछे की तरफ एक झटका लगता है। दिस इज व्हाट? ड्यू टू अपोजिशन। हमारा बॉडी चेंज को अपोज कर रहा है, वो रेस्ट से मोशन में जाना नहीं चाहता है। तो दिस आर सम ऑफ द कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हमेशा याद रख लेने का, कोई कंफ्यूजन नहीं। न्यूटन का पहला लॉ यही बोलता है कि हर एक ऑब्जेक्ट हमेशा जिस स्टेट में है, चाहे वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहना पसंद करता है, मोशन में तो मोशन में रहना पसंद करेगा, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। और जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, और जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो ये अपोज करेगा इस फोर्स को, ये अपने स्टेट को चेंज होने से अपोज करेगा, जिसका नाम हम लोग ने क्या रखा? इनर्शिया रखा। सो दिस इज द कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ मास। बेसिकली जो इनर्शिया होता है वो मास का मेजरमेंट है, क्योंकि इनर्शिया किसकी वजह से आ रहा है? मास की वजह से आ रहा है। तो हम लोग इसको इनर्शियल मास भी बोल सकते हैं। जो मास होता है बेसिकली वही इनर्शिया होता है। जो मास होता है बेसिकली, जो मास होता है बेसिकली वही इनर्शिया होता है। मास इज इक्वल टू इनर्शिया। हम लोग बोलेंगे जो इनर्शिया आ रहा है वो मास के वजह से, क्योंकि यहाँ पे मास कम है तो इनर्शिया कम है, यहाँ पे मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। तो अपोज जो कर रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहा है? मास की वजह से आ रहा है। मास को ही हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, या तो इसको इनर्शियल मास भी बोलते हैं। एंड दिस इनर्शियल मास इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। जब भी आप फोर्स लगाओगे तो सिस्टम में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हम लोग को बताता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया होता है और वो इनर्शिया उनके मास की वजह से आता है, और ये इनर्शिया को टैकल करने के लिए आपको सिस्टम में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो किससे बनेगा? फोर्स से बनेगा। तो आई होप कि सब लोग को अच्छे से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया न्यूटन का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे, आगे भी इसके सीरीज आते रहेंगे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।